बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल का सबसे नया विलेन साइक्लोन मोंथा अपनी एंट्री कर चुका है। पानी इसका फ्यूल, इसका ईंधन, हवा इसकी स्पीड, और इसका टारगेट है भारत का ईस्टर्न कोस्टलाइन, ईस्टर्न सीबोर्ड। आज इस डिस्कशन में हम लोग डिकोड करेंगे साइक्लोन मोंथा के बारे में। कहां से ये आया था, कहां को ये जा रहा है, और कैसे हर घंटे ये एक तरीके से इंटेंसिटी में बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप भारत के कोस्टल सिटीज, स्पेशली अगर ईस्टर्न सीबोर्ड के पास में रहते हैं, तो ये आपके लिए ना सिर्फ इंफॉर्मेशन पर डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होगा। लेट्स बिगिन टू डिकोड साइक्लोन मोंथा टुगेदर, लाइव साइंस इन एक्शन। और उसके लिए स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं प्रस्तुत हूं। मेरा नाम है भुवन झा। सबसे पहले दोस्तों नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस की तरफ। ना सिर्फ आंध्र प्रदेश में, पर ओडिशा, तमिलनाडु में साइक्लोन मोंथा का इंपैक्ट एंटिसिपेट किया जा रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में है। तो आखिरकार ये साइक्लोन मोंथा डेवलप कैसे किया और ये आया कहां से? इसकी शुरुआत होती है लगभग अक्टूबर 25 के आसपास, जब अंडमान सी में, अंडमान आइलैंड्स के पास में जो अंडमान सी है, वहां पे एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, एक लो प्रेशर का सेंटर क्रिएट होता है, और धीरे धीरे ये डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है और उसके बाद ग्रेजुएट करता है, प्रोमोट करता है अपने आप को इनटू अ सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। कहा जा रहा है कि इसका लैंडफॉल, यानी कि जब ये अपने ईस्टर्न सी कोस्ट को हिट करेगा, ईस्टर्न बोर्ड को हिट करेगा, वो होगा करीब करीब काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट के पास में, यानी कि ये आंध्र प्रदेश का जो एक एरिया है काकीनाडा, वहां पे इसका लैंडफॉल एंटिसिपेटेड है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी साइक्लोन मोंथा की वहीं देखी जाएगी। आखिरकार कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे रेड अलर्ट घोषित किया गया है? अगर आप आंध्र प्रदेश को देखेंगे दोस्तों, तो यहां पे 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें रेड अलर्ट घोषित है। ऐसा समझिए कि एसपीएस नेल्लोर को छोड़ के अगर नॉर्थ साइड से साउथ साइड हम आते हैं, काकीनाडा, अंकापल्ली, अल्लूरू सीताराम राजू, विशाखापट्टनम, एलूरू, कृष्णा, बापता, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट है। यानी कि ये अपेक्षा जताई जा रही है, ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि साइक्लोन मोंथा का सबसे ज्यादा इंपैक्ट आंध्र प्रदेश में होगा। पर आपको पता होगा कि ये जो एरिया है ये ओडिशा के बहुत पास में है, और इसीलिए ओडिशा सरकार ने भी अपने कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में, स्पेशली 8 डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट घोषित किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि साल 1999 में ओडिशा को एक सुपर साइक्लोन का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते वो पूरा स्टेट 1 महीने तक चरमरा गया था, जिसके चलते ओडिशा ने काफी सारे स्टेप्स लिए। और क्लासरूम्स में हम हमेशा डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि कैसे ओडिशा एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, एक एग्जाम्पल की तरह उभरा है जब हम साइक्लोन के अगेंस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। वैसे लेटेस्ट लुक एट द डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे रेड अलर्ट घोषित है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ, बालासोर, भद्रक, केंद्रापाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, गंजम, गजपति, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में रेड अलर्ट हैज बीन इशूड। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, आखिरकार ये है क्या? इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर, उनके क्राइटेरिया के हिसाब से ये साइक्लोन का प्रोग्रेशन होता है। यानी कि वो साइक्लोन शुरू होगा एज अ लो प्रेशर एरिया और धीरे धीरे इंटेंसिफाई करता चला जाएगा। साइक्लोन मोंथा को बताया गया है एज अ सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, SCS। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? यह बताया जा रहा है कि जो विंड स्पीड है, इट इज गोइंग टू बी रफली अराउंड 110 किलोमीटर प्रति घंटा। वो काफी डेंजरस है, पर अगर हम बाकी सुपर साइक्लोन्स के मुकाबले इसको कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली स्पीड थोड़ा कम है, पर दैट डज नॉट टेक अवे द पॉइंट कि ये सुपर साइक्लोन, ये सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसका इंपैक्ट काफी नेगेटिव हो सकता है। वैसे जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करते हैं तो उसी से जुड़ा है हरिकेन्स का कॉन्सेप्ट, जो आप देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। हरिकेन्स को मेजर किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी सफीर सिम्पसन इंडेक्स या सफीर सिम्पसन स्केल, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि ये विंड स्पीड्स, कैटेगरी 1 में विंड स्पीड है 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस इतना ध्यान रखिए कि साइक्लोन मोंथा जो है वो सफीर सिम्पसन स्केल के अनुसार कैटेगरी 1 से भी नीचे है, यानी कि उतना डेंजरस नहीं है। बट वंस अगेन लेट मी रीइटरेट द पॉइंट कि दैट डज नॉट टेक अवे द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्राइसिस इन मेकिंग। जब हमने यह समझ लिया कि साइक्लोन मोंथा का रुख किस साइड है, अब समझने की आवश्यकता है कि यह मोंथा नाम आया कहां से। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और एस्कैप मिलके कुछ कंट्रीज को यह हक देते हैं कि वो कुछ नाम फॉरवर्ड कर सके साइक्लोन के नामकरण के लिए।
उसमें हम देखते हैं कि जब हम इंडियन ओशन के एरिया को स्टडी करेंगे तो बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन, इनको ये नाम फॉरवर्ड करने का, प्रपोज करने का एक राइट दिया जाता है। कुछ सिंपल गाइडलाइंस हैं कि क्या होना चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन का नाम। सबसे पहला, वो 8 लेटर से कम होना चाहिए, पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए, रिलीजियस न्यूट्रल होना चाहिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए वो डेंजरस नहीं होगा, किसी के लिए भी ऑफेंसिव नहीं होगा। तो उसमें आप देखते हैं कि मोन्था नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया था। वैसे अगर आपको पता होगा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में साइक्लोन शक्ति आया था, जो बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र और गुजरात को हिट करेगा, पर लास्ट मिनट पे वो मुड़ गया। साइक्लोन शक्ति का नाम दिया था श्रीलंका ने। तो इसी तरीके से ये नाम सीक्वेंशियली बढ़ता चला जाता है। साइक्लोन मोन्था का नाम दिया था थाईलैंड ने। जब हमने ये समझ लिया द बेसिक्स ऑफ साइक्लोन मोन्था, अब समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार ये साइक्लोन होता कैसे है, डेवलप कैसे होता है। देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहला, ओशंस में आपका गर्म पानी क्रिएट हो रहा है। यह कहा जाता है कि अरे करीब करीब 26.5 या 27 डिग्री के आसपास जब गर्म पानी क्रिएट हो जाता है, वार्म वाटर यानी कि वार्म एयर धीरे धीरे राइज करना चालू करेगा। जैसे जैसे ये राइज करेगा दोस्तों, ये रिलीज करता है लेटेंट हीट ऑफ कॉन्डेंसेशन, यानी कि जब ये वेपर से लिक्विड में तब्दील हो रहा है तो कुछ हीट रिलीज कर रहा है, और वो हीट इस सर्कुलेशन को फर्दर इंटेंसिफाई कर देता है और अपलिफ्टमेंट होता है गर्म हवा का। क्योंकि अपलिफ्टमेंट हो रहा है, बाकी एरिया से ठंडा हवा आना चालू करता है, जिसके चलते एक अपर लेवल डाइवर्जेंस क्रिएट होगा। ऐसा समझिए, अपर लेवल डाइवर्जेंस यानी कि कुछ इस तरीके का मोशन में आपका हवा चल रहा है। तो ये जो स्पाइरलिंग मोशन हुआ, उसके चलते आपके साइक्लोनिक विंड्स क्रिएट होते हैं, और यही जब फर्दर इंटेंसिफाई होता है तो ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन में तब्दील हो जाता है। तो आप देखेंगे सिंपल शब्दों में, फर्स्ट वार्म मॉइस्ट एयर मूव्स ओवर द ओशन, गर्म पानी क्रिएट हुआ, फिर राइजेस इनटू द एटमॉस्फेयर, धीरे धीरे ऊपर बढ़ना चालू किया। तीसरा, जैसे ये रिलीज करेगा, इट कूल्स, कंडेंसेस, फॉर्म्स इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ऑफ कोर्स गर्म हवा कंडेंस करेगा, वेपर लिक्विड में तब्दील होगा। चौथा, कंडेंसेशन रिलीजेस हीट इनटू द एटमॉस्फेयर मेकिंग द एयर लाइटर। ये हुआ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जैसे जैसे ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज हुआ, फर्दर इंटेंसिफिकेशन हुआ इस अपर लेवल मूवमेंट का, और फाइनली वार्म एयर कंटिन्यूज टू राइज विद मॉइस्ट एयर क्रिएटिंग मोर विंड, और हवा नीचे से आई ऊपर गया, नीचे से आई ऊपर गया, जिसके चलते एक साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप होता है। यूजुअली आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में कहा जाता है कि ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं क्योंकि ये एक शैलो सी है एज कंपेयर टू द अरेबियन सी। पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के चलते ये जो डाइकोटोमी है, ये जो डिफरेंस है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में, ये अब कम होता चला जा रहा है। दोनों सी में हम लोग इक्वल फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑब्जर्व करते हैं। तो ये रहा एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का मूवमेंट। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का सबसे मध्य भाग होता है, जहां से अपर लेवल डाइवर्जेंस हो रहा है, उसको हम कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म या आई ऑफ द साइक्लोन। ये एक जोन ऑफ काम होता है। ऐसा समझिए कि अगर आप आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन में खड़े हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आसपास इतना कियोस मचा पड़ा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सेंटर पॉइंट पे, आप यहां पे हैं। जो अपर लेवल डाइवर्जेंस हो रहा है वो यहां से हो रहा है। और सिमिलरली बारिश अब इन क्लाउड्स में जो बन रहे हैं, यहां पे रेन बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं, इसको हम कहते हैं आई वॉल। तो दीज आर दी बेसिक्स ऑफ साइक्लोन मोन्था का फॉर्मेशन ऑल्सो, जो हुआ था 25 अक्टूबर के आसपास अंडमान सी में। जब हमने यह समझ लिया, अब हमको समझने की आवश्यकता है इसका डिजास्टर मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव, कि कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अगेंस्ट डिजास्टर के इंपैक्ट को रिड्यूस किया जाए। इसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि ओडिशा स्टेट एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस की तरह माना जाता है। 1999 में ओडिशा का सुपर साइक्लोन आता है, पूरा स्टेट एक महीने तक चरमरा जाता है, लाखों की संख्या में लोग डिस्प्लेस होते हैं, जान गंवाते हैं। पर वही ओडिशा स्टेट साल 2024 में आप देखते हैं कि जब साइक्लोन फिर से आता है, इस बार 0 कैजुअल्टीज होती हैं। क्यों? क्योंकि ओडिशा स्टेट ने 3 P's और 3 R's, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो साइकिल में हम लोग पढ़ते हैं, इसको बहुत अच्छे से सिंसियरिटी के साथ, ना सिर्फ ओडिशा सरकार अंडर द प्रीवियस चीफ मिनिस्टर श्री नवीन पटनायक, बट ऑल्सो द पीपल ऑफ ओडिशा, वहां के जनमानस ने भी इसमें बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता, अपनी भागीदारी निभाई है। तो सबसे पहले देखेंगे इसको प्रिवेंशन, साइक्लोन के अगेंस्ट हम लोग अपना लॉन्ग टर्म रिस्क को कैसे रिड्यूस करेंगे। सबसे पहला, कोस्टल रेगुलेशन और लैंड यूज प्लानिंग। रिसेंटली आपको पता होगा कि कोस्टल रेगुलेशन जोन्स, जहां पे हमारे कोस्ट से एक सर्टेन एरिया को नो डेवलपमेंटल जोन बताया जाता है,
ये नोन डेवलपमेंटल जोन का जो एरिया है उसको घटा दिया गया था। पहले ये 200 मीटर होता था, अब ये 50 मीटर होता है। यानी कि क्या आप अग्री करेंगे कि जब इस तरीके के रूल्स लगाए जाते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के विरुद्ध वहां की कोस्टल कम्युनिटीज का रेजिलियंस हमने घटा दिया, रिस्क बढ़ा दिया। तो आपको एक अच्छा लैंड यूज प्लानिंग कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को ना सिर्फ फॉर्मुलेट करना है, अच्छे से इंप्लीमेंट भी करना है। दूसरा, साइक्लोन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें ओडिशा स्टेट का उल्लेख जरूर होना चाहिए। क्या आपको पता है कि ओडिशा के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में जो पावर लाइंस होते हैं उनको अंडरग्राउंड बिछाया जाता है। क्यों? क्योंकि साइक्लोन्स तो आते रहेंगे, साइक्लोन्स को ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं, पर मुद्दा क्या है, हमारे कोस्टल कम्युनिटीज को रेजिलिएंट बनाना है। यानी कि साइक्लोन आया और गया, लोगों का नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ इंपीड नहीं होना चाहिए, हैम्पर नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप बेसिक सर्विसेज जो हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशंस हो, रेलवेज हो, एयरपोर्ट हो, रोड्स हो, उन सबको आप साइंटिफिकली मैनेज करेंगे, डिजाइन करेंगे और उनके मेंटेनेंस में खर्चा करेंगे। तीसरा, मैंग्रोव का रेस्टोरेशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम प्रोटेक्शन। मैंग्रोव्स ऑब्वियसली वेव ब्रेकर्स का काम करते हैं दोस्तों। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो स्टॉर्म सर्ज भी हो सकता है। स्टॉर्म सर्ज क्या होता है? बहुत सारा पानी अचानक से कोस्टल एरिया में फैल गया। क्या आप अग्री करेंगे कि जब ओशन का खारा पानी उस लैंड के एरिया में फैल गया ड्यू टू कोस्टल से ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ना सिर्फ वहां का लैंड जिस पे अब खारा पानी आ गया है, पानी तो इवेपोरेट होकर चला जाएगा, पीछे छोड़ जाएगा सॉल्ट, क्या उस पर एग्रीकल्चर हो पाएगा? जी नहीं। वहां का ग्राउंड वाटर जिसमें ये खारा पानी अब मिक्स कर गया है, क्या उस पानी को आप पी सकेंगे? जी नहीं। तो ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी पर वाटर सिक्योरिटी भी इंपीड होता है। और इसीलिए इस तरह के वेव ब्रेकर्स, चाहे वो मैंग्रोव्स हो, चाहे वो आप ड्यून्स का क्रिएशन करें, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका रिस्क को घटाने के लिए। सिमिलरली आप देखेंगे सी वॉल्स को बनाना, एम्बैंकमेंट बनवाना, पावर कम्युनिकेशन लाइंस बनवाना, फ्लड का मिटिगेशन के लिए एफर्ट्स लेना, बिल्डिंग्स को साइंटिफिकली मैनेज करना, ये हो गए हमारे मिटिगेशन एफर्ट्स। लॉन्ग टर्म रिस्क रिडक्शन के लिए ये काम करते हैं, प्रिवेंशन के एफर्ट्स हैं ये। सिमिलरली हमारे प्रिपेयर्डनेस, क्या आपको पता है, वंस अगेन ओडिशा में हर साल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए वहां के कोस्टल कम्युनिटीज को 2 बार मॉक ड्रिल्स कराए जाते हैं। इससे क्या होता है, लोकल कम्युनिटी को पता है कि जब ट्रॉपिकल साइक्लोन का थ्रेट आएगा हमको क्या करना है। जब तक मॉक ड्रिल्स नहीं होंगे, पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रिपेयर करना होता है, तो उसमें आप प्रिपेयर्डनेस पे काम करते हैं, जिसपे ओडिशा सरकार बहुत बढ़ चढ़ के काम करती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि दे हैव गॉट द फ्रूट्स ऑफ दैट हार्ड वर्क ऑल्सो। एंड फाइनली आता है रेस्पॉन्स, यानी कि साइक्लोन जब लैंडफॉल कर लिया, जब उसने अपने लैंड एरिया को हिट कर लिया, उसके बाद प्रशासन का रोल होता है रिकवरी का, रिहैबिलिटेशन का, रिकंस्ट्रक्शन का। जल्दी से जल्दी लोगों के नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ को रिज्यूम किया जाए। उसके लिए एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ। आपने देखा होगा सबसे पहले सारे स्टेट्स ने कुछ इमरजेंसी नंबर्स निकाले हुए हैं। वो क्यों है? ताकि हमारा रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट्स टाइमली शुरू हो सके। दिस इज द एंड टू एंड डिस्कशन ऑफ साइक्लोन मोंथा। अगर आप आंध्र प्रदेश या ओडिशा के पास में है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, कैसा है वहां का आलम? आर यू फीलिंग द इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन मोंथा येट? वैसे मैं बता दूं 28 अक्टूबर को शाम में इसका लैंडफॉल अपेक्षित है। आई होप यू एंजॉयड दिस डिस्कशन दोस्तों। प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट, एंड आवर प्रेयर्स from all of us here at Study IQ for all the people who are living along the eastern coast of India. May you come out of this crisis safe and sound.